Assalamu alaikum. Dear student, hope you all are in sound health and sound and good health. Thank you. I would like to thank you for following my lectures and extending your support. Thank you very much. Again, I once again thank you all. Today we shall resume our second part of the lecture for the poem The Inchcape Rock. So this is a very beautiful moral poem. ये एक बड़ी प्यारी सी बैलेड है. बैलेड का मतलब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझाया है और हमने इस बैलेड के 7 स्टैंजास पढ़े हैं. इन 7 स्टैंजास में हमने देखा कि कैसे एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक ने इंचकेप बेल माउंट किया, लगाया इंचकेप रॉक पर ताकि वॉयजर्स यानी कि समंदरी सफ़र करने वाले, ट्रैवलर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे ट्रैवलर्स जो बाय रोड सफ़र करते हैं, पानी में सफ़र करने वाले या पानी पर सफ़र करने वालों को हम वॉयजर्स कहते हैं. तो वॉयजर्स, सेलर्स, मरीनर्स को बचाने के लिए, उनको आगाह करने के लिए जो चट्टान है, ख़तरनाक चट्टान है, नोटोरियस चट्टान है, उससे आगाह करने के लिए एबर्ट ऑफ एबरब्रथॉक ने इंचकेप बेल लगाई थी, माउंट की थी इंचकेप रॉक पर. अब तक हमने ये देखा है. 8 स्टैंजा से हम लोग बिगिन करते हैं. His eyes was on the Inchcape float. Quoted he, my men put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbrothock. राल्फ द रोवर, जो एक पायरेट है, समंदरी लुटेरा है, उसकी आंखें इंचकेप फ्लोट पर लगी हुई थी. वो इंचकेप फ्लोट को देख रहा था और उसने कहा कॉटेथ, QUOTH, यानी कि ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है QUOTH. हम मॉडर्न इंग्लिश में, न्यू इंग्लिश में QUOTE कोट कहते हैं. कोट यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो कैरेक्टर या जो शख्स है वो जो जुमले कह रहा है उसको जब हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, हूबहू जो उसके ज़बान से निकल रहे हैं जो जुमले, वही हम जैसे के वैसे लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं कोट. तो राल्फ द रोवर कहता है कि मेरे लोगों, बोट नाव नीचे उतारो और मुझे इंचकेप रॉक की तरफ लेके जाओ. एंड रोमी यानी कि लेकर जाओ. अब बोट उतारो से क्या मुराद है? रोवर एक बड़े जहाज़ में सफ़र कर रहा है. जहाज़ में छोटी छोटी बोट्स भी रखी होती हैं. जैसे प्लेन्स में एमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए पैराशूट्स रखे होते हैं, सेफ्टी के लिए पैराशूट्स होते हैं, वैसे ही जहाज़ों में डिफरेंट पर्पस के लिए, मुख्तलिफ़ वजूहात या मुख्तलिफ़ रीज़न्स के लिए छोटी बोट्स भी रखी होती हैं कि अगर से कभी इत्तफ़ाक़न कोई डिस्ट्रक्शन आ जाए, कोई नुकसान पहुंच जाए या कोई नागाहानी आफत आ जाए तो मुसाफिरों को सेफली छोटी छोटी बोट्स में बैठाकर उन्हें पार कर दिया जाता है, उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है. तो वो कहता है, रोवर कहता है कि एक बोट निकालो और मुझे इंचकेप रॉक की तरफ लेकर जाओ और एंड आई विल प्लाग, PLAGUE, प्लाग. यहाँ पे इस नज़म में प्लाग से मतलब है तकलीफ़ देना, तकलीफ़ का बायस बनना. और प्लाग का दूसरा भी मतलब होता है, यूजुअली प्लाग जो लफ्ज़ है ये एपिडेमिक के लिए यूज़ होता है. आजकल हम जो लफ्ज़ सुन रहे हैं बार बार, पैंडमिक यानी कि पूरे ग्लोब में एक वबा के फैलने को हम कहते हैं एपिडेमिक. लेकिन वो अगर से एक एरिया तक महदूद होती है तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं. लेकिन वो वबा बहुत पूरी दुनिया में अगर से फैल रही है, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो वो बन जाता है पैंडमिक. लिहाजा प्लाग यूजुअली एपिडेमिक के लिए यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पे इस नज़म में प्लाग का मतलब है तकलीफ़ देना. तो राल्फ द रोवर कह रहा है कि मैं एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक को तकलीफ़ दूंगा. क्या तकलीफ़ देने वाला है वो?
हम नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, जानते हैं कि द बोट इज लोवर्ड, द बोटमैन रो, एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो. सर राल्फ बेंट ओवर द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. देखिए, हमने छठे स्टैंजा में हमने सातवें स्टैंजा की लास्ट लाइन में हमने देखा था कि विकेडनेस आया है उसके जहन में, बदमाशी आई है उसके जहन में. तो ये बदमाशी को अमल में, वजूद में, अब एक्ट में ये करके दिखा रहा है. इस स्टैंजा में वो अपने बोट्समैन से कहता है कि बोटमैन, मेरी बोट को और क़रीब लेकर जाओ, इंचकेप रॉक के क़रीब लेकर जाओ. और फिर वो बोट से नीचे झुककर वो क्या कर रहा है, बेल को उसने काट गिराया. इंचकेप फ्लोट जो है, यानी कि जो सुतून बांधा हुआ है उस रॉक के ऊपर, उससे उसने उस बेल को काट कर नीचे गिरा दिया. डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड ब्रस्ट अराउंड. Quoted Sir Ralph, the next who come to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. जो ही उसने बेल को काट दिया, बेल कटते के साथ ही गर्गलिंग साउंड से, एक गड़गड़ की आवाज़ से नीचे गिरने लगी. संक, सिंक और संक, सिंक का सेकेंड फॉर्म संक, डूब जाना. सिंक यानी कि डूब जाना, सिंक का सेकेंड फॉर्म संक यानी कि आवाज़, एक गर्गलिंग. ये गर्गलिंग जो है ये एक ओनोमेटोपिक वर्ड है. खुदरती, किसी चीज़ की खुदरती आवाज़ को डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम ओनोमेटोपिक वर्ड बोलते हैं. हम जब पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर एक लेक्चर, एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, तब हम इन डिटेल ओनोमेटोपिक साउंड के बारे में पढ़ेंगे. अब आप इतना समझ लीजिए कि जो आवाज़ आ रही है बेल के डूबते वक्त, गर्गलिंग साउंड, उसको कहा गया है. वो घंटी नीचे डूब रही है, और जब डूब रही है तो बबल्स उसमें से निकल रहे हैं और फूट रहे हैं. और सर राल्फ कह रहा है कि अगली बार जो इस चट्टान के पास आएगा वो शख्स अब एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक को दुआएं नहीं देगा. यानी कि इसे तकलीफ़ है उस चीज़ से कि लोग आते हैं और जब वो चट्टान के ख़तरे से सेफली आगे निकल जाते हैं तो एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक के काम को, उसके इस कार्य खैर की वजह से दुआएं देते हैं. तो वो कह रहा है कि अब कोई भी यहाँ पे आएगा तो चूँकि अब घंटी नज़र नहीं आएगी, लिहाजा वो सर एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक को दुआएं नहीं देगा. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. घंटी का नुकसान कर देने के बाद, घंटी को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद सर राल्फ आगे बढ़ गया. वो अपना सफ़र आगे की जानिब उसने आगे बढ़ा लिया और वो बहुत घूमने लगा. स्काउट, SCOURED यानी कि बहुत खुले तरीक़े से फिरना. अब क्यों फिर रहा था वो? कई दिनों तक वो फिरता रहा. स्काउट द सीज़ यानी कि समंदर पे कई दिनों तक वो घूमता रहा और लूटता रहा जहाज़ों को, मुसाफिरों को, लोगों को. एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, और लोगों को लूट लूट कर उसने बहुत सारा ज़ख़ीरा जमा कर लिया. कौन सा ज़ख़ीरा? प्लंडर्ड स्टोर यानी कि चोरी का माल, लूट का माल उसने जमा, STOR स्टोर जमा कर लिया. ही स्टीयर्स, STEERS, स्टीयर्स यानी कि रुख बदलना. गाड़ी में, 4 व्हीलर में आप देखते हैं कि स्टीयरिंग होता है जिससे कि आप गाड़ी का रुख बदलते हैं, गाड़ी को स्टीयर करते हैं. तो वैसे ही जहाज़ को भी स्टीयरिंग होता है जिससे कि जहाज़ का रुख मोड़ा जाता है. फिर उसने अपने जहाज़ का रुख फिर से स्कॉटलैंड के साहिल की तरफ मोड़ा. शोर यानी कि साहिल.
So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. इतना घना, सो थिक यानी कि काफ़ी घना, हेज यानी कि कोहर, मिस्ट, इतना घना कोहर था आसमान के ऊपर फैला हुआ कि वो सूरज नहीं देख पा रहे थे, और हवा भी आंधी से चल रही थी. विंड हैथ ब्लोन ए गेल, गेल GALE गेल यानी कि आंधी. दिन भर हवा की आंधी चलती रही. एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे, और रात में आंधी ख़त्म हुई. ऑन द डेक the rover takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. राल्फ रोवर जहाज़ के डेक पर, डेक यानी कि तख्ता, जहाज़ का जो तख्त होता है उस पर वो खड़ा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि अंधेरा इतना है कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही है, अंधेरा इतना है कि आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है. इस अंधेरे को देखकर सर राल्फ कह रहा है कि कोई बात नहीं, अभी रोशनी फैल जाएगी. लाइटर सून यानी कि ये कालापन हल्का हो जाएगा. क्यों हल्का हो जाएगा ये कालापन? फॉर देयर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून, यानी कि चांद अब निकलने वाला है. डॉन यानी कि उगना, तुलू होना, DAWN, निकलना. तो चांद अब तुलू होने वाला है, यानी कि चांद की चांदनी फैल जाएगी. इससे जो अंधेरा है वो कम हो जाएगा. Can't hear, said one, the breakers roar, for me think we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. एक साथी जहाज़ का, राल्फ रोवर का कह रहा है, उनमें से कई जो उसके साथ सफ़र कर रहे हैं उसमें से एक शख्स कह रहा है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही. मुझे मी थिंक्स यानी कि आई थिंक, यानी ओल्ड इंग्लिश में आई थिंक नहीं यूज़ किया जाता था, बल्कि मी थिंक यूज़ करने का चलन था. मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है. आई थिंक के लिए मी थिंक लफ्ज़ यूज़ हुआ है. इसे हम आर्कियाक वर्ड कहते हैं, यानी कि क़दीम इंग्लिश का लफ्ज़ है ये. मुझे लगता है कि हम साहिल के क़रीब हैं, पर मैं नहीं कह सकता कि हम कहाँ हैं. मुझे ख्वाहिश हो रही है कि काश इंचकेप बेल की आवाज़ सुनाई देती. They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. इन्हें न कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, न कुछ दिखाई दे रहा था, और पानी की लहरें तो ऊंची ऊंची, स्वेल यानी कि सूझ जाना, यानी कि यहाँ पे पानी की लहरें सूझ नहीं गई थी, बल्कि पानी की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, बहुत तेज़ पानी की लहरें थी. हालांकि दो द विंड हैथ फॉलन, यानी कि हालांकि हवा जो है वो कम हो गई थी, लेकिन फिर भी जहाज़ आगे ड्रिफ्ट यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मूव कर रहा था स्लोली. फिर कब तक मूव करता रहा जहाज़? जब तक के ये जहाज़, वेसल, VESSEL, वेसल ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जहाज़ के लिए. टिल द वेसल स्ट्राइक्स, जब तक के जहाज़ जाके एक चट्टान से नहीं टकराया, तब तक के ये जहाज़ चलता रहा. जहाज़ जाकर चट्टान से टकराया और एक कँपाने वाली आवाज़ आई. ओ क्राइस्ट, इट इज़ द इंचकेप रॉक. राल्फ रोवर के मुंह से निकला कि ओ खुदा, ये तो इंचकेप रॉक है. यहाँ पे ये जो खुदा का लफ्ज़ मुंह पे आया है वो इसलिए आया है कि उसे अफसोस हुआ. ही इज़ इन रिमोर्स, ही इज़ रिपेंटिंग. वो अपने एक्ट पर, अपने कर्म पर, अपने किए गए अमल पर पशेमा है.
पछता रहा है, उसे लग रहा है कि अगर से वो घंटी होती तो मैं ये चट्टान से, मेरा जहाज़ इस चट्टान से नहीं टकराता, मैं बच जाता। वो रिमोर्स में उसके मुंह से निकल गया, या खुदा ये तो वही चट्टान है, ये तो इंचकेप की चट्टान है। Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. सर राल्फ रोवर ने अपने बाल, टीयर का सेकेंड फॉर्म TORE, टोर, नोचना शुरू किए और अपने आप को बद्दुआ देने लगा। कर्स्ड, CURST, कर्स का सेकेंड फॉर्म। कर्स्ड हिमसेल्फ इन डिस्पेयर, वो अपने आप को बद्दुआ देने लगा मायूसी में। और फिर लहरें चारों तरफ से जहाज़ के अंदर आने लगी, यानी कि पानी, जहाज़ के टकराने की वजह से पानी जो है जहाज़ के अंदर आने लगा, यानी कि जहाज़ तड़क गया, जहाज़ टूट गया और पूरा पानी अंदर आने लगा। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रीडफुल साउंड could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. इस खौफ में भी, उसके मरते वक्त, यानी कि अब जब जहाज़ ढूंढ रहा है तो लिहाजा सब मर ही जाएंगे डूब कर, जहाज़ पानी में डूब कर, तो इस खौफ में, मरने के खौफ में भी रोवर को एक खौफनाक, DREADFUL, ड्रीडफुल, खौफनाक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज़ मानो जैसे इंच के बेल की आवाज़ बज रही हो, मानो जैसे उसके मौत की घंटी बज रही है। KNELL, नेल, यानी कि मौत की घंटी बज रही है। उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आई होगी। इसका मफ़हूम ये है कि जब आप बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप बुरा करेंगे इमीडिएटली कल आपको उसका पनिशमेंट मिल जाएगा, या आज आप कोई अच्छा काम करेंगे इमीडिएटली कल आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रिवार्ड और पनिशमेंट और जस्टिस को टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है। आपके ऊपर एक सुपर पावर है जिसको हम गॉड कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, और वो सुपर पावर हर अच्छे और बुरे की सज़ा और जज़ा दोनों देते हैं। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम किसी को तकलीफ़ देते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि इसकी हमें सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब हम अच्छा काम करते हैं तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका हमें रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, और जब हम बुरा किसी का सोचते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। तो ये प्यारा सा पैगाम, यानी कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरे का फल बुरा ही मिलेगा। हाँ, इसके लिए टाइम ज़रूर लगता है। तो ये जो पैगाम है, इसको एक बहुत खूबसूरत छोटे सी एक कहानी की शक्ल में, मुख्तसर सी कहानी की शक्ल में, एक बैलेट, वो भी एक पोएम की शक्ल में हमको रॉबर्ट सूदे ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया है। उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।